नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करेंगे यूएनईपी से संबंधित। यूएनईपी है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना, इससे रिलेटेड जो है हम लोग जो है मुख्य जो तथ्य है उसको आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग का जो क्लास है वह ओबीएस पे हो रहा है, उसका कारण है थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, उसके कारण जो है ओबीएस पे हम लोगों का क्लास जो है जा रहा है, ठीक ना। तो हम लोग इसी पे देखेंगे। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। यह यूएनईपी की जो बैठक हुई है वह हुई है केन्या में, है ना। कहाँ पे हुई है? केन्या में हुई है। अब आप देखेंगे कि केन्या है कहाँ पे। तो केन्या जो है मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि जैसे साउथ अफ्रीका कंटिनेंट आप देखे होंगे, ठीक ना। तो साउथ अफ्रीका कंटिनेंट जब आप देखे होंगे, साउथ अफ्रीका जो कंटिनेंट का मतलब मैं कह रहा हूँ कि पूरा महाद्वीप साउथ अफ्रीका के बारे में बात बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका महाद्वीप, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, है ना। तो साउथ अफ्रीका महाद्वीप जैसे आप देखेंगे कि ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका महाद्वीप में जब देखेंगे आप, तो साउथ अफ्रीका महाद्वीप अगर ये है तो इसमें देखेंगे कि इसका ईस्ट वाला जो पार्ट है ना, ईस्ट वाले पार्ट है। ईस्ट वाले पार्ट में यहाँ पे 3-4 देश हैं यहाँ पे, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ठीक है। अब ये आज मतलब इस वर्ष की न्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बल्कि ये जो पूर्वोत्तर वाला भाग है साउथ अफ्रीका के, जो ये जो पूर्वी भाग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कारण क्या है? अभी आप लोगों ने देखा कुछ समय पहले इथोपिया में जो है आपको दिखाई दिया था कि क्या आया था, ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज का जो है विस्फोट होता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें लगभग बहुत ही ऊंचे ऊंचे क्या दिखाई दिए थे, धुएं उसमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। और वो धुएं जो है भारत का जो क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, वहां पे भी इसका असर दिखाता हुआ मिला हुआ था। तो यूएनईपी है क्या, बशर्ते अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में देखें कि यूएनईपी है क्या, तो देखिए यूएनईपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है और यह कौन सा डेटा जो है रिलीज करता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो यूएनईपी क्या है? यूएनईपी है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन, है ना। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो है प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो है कार्यक्रम। यह मुख्य रूप से किसका फुल फॉर्म है? यूएनईपी का, जो मुख्य रूप से बैठक हुई है। अब ये बैठक हुआ कहाँ है यूएनईपी का? तो मुख्यतः ये जो बैठक हुआ है यूएनईपी का, ये आप देख सकते हैं कि इसका मुख्य बैठक अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है, संपन्न हुआ है, कंडक्ट कराया गया है। और कहाँ पे हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि इसका बैठक मुख्य रूप से जो है यहाँ पे ही, अर्थात साउथ अफ्रीका कंटिनेंट का एक कंट्री है पूर्व भाग में यहाँ पे, जिसका मुख्य रूप से नाम है क्या, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नाम है के से, के का मतलब क्या होता है? केन्या, ठीक ना। अब यहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंट प्रोग्राम आप देखे होंगे कि हुए हैं पहले भी, इससे पहले नैरोबी केन्या में, है ना। तो नैरोबी केन्या में ही यह भी इस वर्ष का यूएनएपी या अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है, उसकी बैठक जो है संपन्न हुई है। अब इस बैठक में क्या-क्या चीजें निकल के आई हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों का मुख्य रूप से जो तथ्य था, वो तथ्य मेजर एनवायरनमेंट जो वार्निंग इसमें की बात की गई है, उसमें मतलब बात की गई है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इसमें बातें निकल कर आ रही है। तो एक चीज आप याद रखेंगे, यूएनईपी जो अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। यह न्यूज में क्यों है, सुर्खियों में क्यों बना हुआ है? हालांकि आपसे यह प्रश्न नहीं पूछेगा ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ था, आपसे ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे तो ये पूछेगा कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक हाल ही में जारी किया गया था, यह किसके द्वारा जारी जारी किया गया है? तो आप सीधे सीधे आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है, यूएनईपी के द्वारा ये जारी किया गया है। तो आप याद रखिए कि 7वां वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जो है जीईओ 7 के नाम से 2025 में जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो वह जारी किया गया है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये सारी चीजें आपको देखते हुए मिलेंगी, ठीक ना। अब इसका यूएनईपी का इस समय जो 7वां आयोजन हुआ है, 7वीं जो बैठक हुई है, 7वें सत्र की जो बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है? नैरोबी में हुई है, ठीक ना। तो याद रखिएगा नैरोबी में हुई है। और नैरोबी में किस जगह पे हुई है? तो नैरोबी जो है केन्या, ठीक ना।
तो केन्या एक देश है जहाँ पर एक प्लेस है नैरोबी, वहाँ पे इसकी बैठक हुई है। केन्या की राजधानी भी नैरोबी है, ठीक ना। अब इस वर्ष आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा कि इस वर्ष जो है आपको ये दिखाई देगा कि इस वर्ष जो है साउथ अफ्रीका कंटिनेंट जो है बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। यह कई ऐसे पॉइंट है जिसके लिए चर्चा में रहा है, जैसे G20 का अभी आपने देखा कि G20 का बैठक जो है जोहान्सबर्ग में हुआ है, यहाँ पे पड़ता है जोहान्सबर्ग, ठीक ना। इवन यहाँ पे आपने अभी देखा है जो केन्या है वहाँ पे बैठक हो रही है यूएनईपी के। यहाँ पे अभी आपने हाल ही फिलहाल में देखा था इथोपिया, और इथोपिया में जो है वो क्या हुआ था, वोल्केनो जो है यह मुख्य रूप से अर्थात ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, और यही ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण राख वगैरह धुएं हुए बहुत ऊंचे ऊंचे जो है गुब्बारे जो है धुएं के यह मुख्य रूप से फूटे हुए थे। तो वोल्केनो यहाँ से, अब इथोपिया जो है आप देखेंगे तो यह सीड्स में आता है, मतलब सीड से आप याद रख सकते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है इथोपिया। केन्या जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है, ठीक ना। तो सीड्स में यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश मुख्यतः आते हैं। आप सीड्स से याद कर सकते हैं इसको। यस का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो सूडान इसमें सॉरी सोमालिया आएगा, सॉरी सोमालिया इसमें आपको दिखाई देगा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको दिखाई देगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अगर बात किया जाए तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको दिखाई देगा, एक तो आपको दिखाई देगा क्या, सोमालिया, ठीक ना, क्या दिखाई देगा, सोमालिया दिखाई देगा। दूसरा जो है आपको दिखाई देगा इथोपिया दिखाई देगा, जो अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा चर्चा में रहा था वोल्केनो की वजह से। और एक जो है आपको दिखाई देगा इरिट्रिया दिखाई देगा, है ना। और ये जो देश है वो डी है, हालांकि डी से शुरू होता है लेकिन इसको जिबूती पढ़ा जाता है। तो जिबूती देश जो है, ये 4 कंट्री जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको दिखाई देंगे। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 दिखाई देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जो है हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। अभी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह मुख्य रूप से जो बैठक, ये जो 7वां बैठक हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, नैरोबी केन्या में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप बीपीएससी जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है मेंस देने के लिए। और मेंस देने के लिए आप सही मार्गदर्शन का उपयोग करके, मेंटरशिप का प्रयोग करके आसानी से अपने मेंस में अच्छे से अच्छे नंबर जो है उठा सकते हैं। आपको पता है कि मेंस में जितना ही ज्यादा अच्छा जो है अंक आता है, नंबर आता है, ठीक आपके सिलेक्शन को और आसान करता है वो। तो उसी में जो है नोट्सबुक के द्वारा बीपीएससी जो है 71वीं है उसके रिगार्डिंग जो है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो है आप देखेंगे 2025-26 के लिए लॉन्च किया गया है। हालांकि बीपीएससी 71वीं के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें जो लोग प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर चुके होंगे वही इसमें बैठने वाले होंगे, सीधी सीधी बात है। तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, ठीक ना। ये 90 दिवस का यह मुख्य रूप से गहन मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें से आपको पाठ्यक्रम कवरेज सहित यह टेस्ट सीरीज मिलेगा, बाइलिंगुअल इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल सकता है, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा, उत्तर लेखन को और बेहतर कैसे किया जाए, कैसे एडवांस अप्रोच पर लेके पहुंचाया जाए, ये सभी चीजों को फोकस करते हुए आपको बताए जाएंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम इसमें आपको दिया जाएगा। 8 वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष के अनुभव वाले जो फैकल्टीज हैं उनके द्वारा आपको मुख्य रूप से इसमें मेंटरशिप दिए जाएंगे, ठीक ना। तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से यह जो टेस्ट सीरीज जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे यूएनईपी। यूएनईपी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है, इसके मुख्य रूप से हम लोग बात कर रहे थे किस चीज की, तो इसमें हम लोगों ने बात किया था कि यह अभी हाल ही में 7वां अपना जो बैठक है या वैश्विक कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है, अभी हम लोगों ने देखा कि 7वां जो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जो है, तो यह किसने जारी किया है, यह यूएनईपी ने जारी किया है। इसमें क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या, कैसे होती हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं आपको पता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या मुख्य रूप से इसमें उत्सर्जन में वृद्धि होता हुआ दिखाई दिया है, ये इसमें बताया गया है। हालांकि वैश्विक लेवल पे, अगर ग्लोबल लेवल पे आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है, प्रेजेंट में अगर बात पूछे तो यूएसए नंबर 1 पे है, यानी 1.9 के आसपास है वहां पे। और भारत की बात अगर किया जाए, इंडिया की बात किया जाए, तो इंडिया आपको दिखाई देगा सेकंड पे,
चाइना जो है आपको दिखाई देगा वह थर्ड पे दिखाई देगा। देखिए, तो डेवलप कंट्री होने के बावजूद भी यूएसए को आप देख सकते हैं कि सबसे नंबर 1 पे वैश्विक स्तर पे यह ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक ना? तो यह ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना यह चिंताजनक बात इसलिए है कि हालाँकि ग्रीन हाउस गैसें जो है उपस्थित होना क्या इनके लिए लाभदायक है? तो बिल्कुल लाभदायक है। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर जो है जो दीर्घ तरंगे वैश्विक अगर आप देख सकते हैं जो दीर्घ तरंगे होती है पार्थिव विकिरण के द्वारा जो निकलती हैं, वह ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वही मुख्य रूप से क्या करती हैं, इसको अपने अंडर रखने का काम करती हैं। तो इससे पृथ्वी जो है हमारा उचित मुख्य रूप से रहने लायक रहता है। लेकिन यही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा हो गया और औपनिवेशिक काल में और अभी तक आपने देखा कि पेड़ों की कटाई जो है अंधाधुंध जो है चलती चली गई। तो यहाँ से उत्सर्जन एक तो ईंधन का प्रयोग करके जो जीवाश्म ईंधन है उनका उपयोग करने से इसका मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनका उत्सर्जन तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिला कि वनों की कटाई भी होती गई, यानी वनों की संख्या कम होती गई। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उसका सिंक होना कम हो गया, यानी सीधे-सीधे ये बात कहूँ मैं तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य रूप से मात्रा अधिक हो गया। अब आप बोलेंगे मात्रा अधिक होने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जब इनकी मात्रा अधिकतम हो गई तो यहाँ से जो पार्थिव विकिरण होकर दीर्घ तरंगे निकलती हैं, यह पूरी की पूरी दीर्घ तरंगे यहीं पे रुक जाएँगी और यहाँ से बाहर बिल्कुल वायुमंडल में नहीं जा पाएँगी। जब नहीं जा पाएँगी तो ये हमारी पृथ्वी जो होगी इसी के वायुमंडल के आसपास जो है गर्म जो है टेम्परेचर और बढ़ेगा, इसका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तापन होगा और यह कहीं न कहीं बायोलॉजिकल या मुख्य रूप से बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड या मानव जाति के से रिलेटेड या मुख्य रूप से अगर आप कह सकते हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इससे क्या होगा कि वैश्विक स्तर पर जान-माल की हानि हो सकती है। ये कैसे? या ये देव जो आइसलैंड जो है मुख्य रूप से कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको हानि देखते हुए जो है मिलेगा। उसका कारण ये है कि जो जैसे आपको पता है कि अगर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो ये ऊपर वाला पोल है, नीचे वाला जो पोल है, यहाँ पे बर्फ हमेशा जमा रहता है। अब ये जो है पिघलेगा, अब बर्फ क्यों जमा रहता है आपने भूगोल में पढ़ा होगा इसलिए इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये जब पिघलेगा तो क्या होगा? समुद्र के जल का स्तर जो है वो क्या होगा? सीधे-सीधे बढ़ेगी। तो बढ़ेगा तो क्या होगा? जो द्वीपीय देश होंगे, तटीय प्रदेश होंगे, वह मुख्य रूप से क्या होंगे? डूब जाएँगे, ठीक है? और सीधे-सीधे पानी का भी किल्लत आपको दिखाई देगा। जब ग्लेशियर्स पूरे पिघल जाएँगे, तो जो शुद्ध पानी है, पीने वाला पानी है, उसमें आपको दिखाई देगा कमी होता हुआ। और यह मौसम से लेके, कृषि से लेके, ये सभी चीज़ों पर और प्राकृतिक आपदाओं को क्या करेगा? आने वाले समय में और तेज़ी से जन्म देता हुआ बढ़ता चला जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसों के बारे में ये बताया गया इस बैठक में कि उत्सर्जन में 1990 से प्रति वर्ष 1.5% की वृद्धि हुई है और 2024 में वैश्विक तापमान लगभग 1.55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद से जैव विविधता में गिरावट बताई गई है और लाज़मी सी बात है कि जब ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, सीधे-सीधे उनके अनुकूल यानी जो बायोडायवर्सिटीज़ है, या पेड़-पौधे हों, चाहे जीव-जंतु हों, उनके अनुकूल अगर वातावरण नहीं रहेगा तो सीधे-सीधे उनकी संख्या में क्या होगी? गिरावट होगी। तो दुनिया में 80 लाख प्रजातियों में से 10 लाख प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार में है, बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में और वैश्विक भूमि का 20 से 40% भाग जो है वह धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, निम्नलिखित हो रहा है। 3 अरब से ज़्यादा जनसंख्या इससे प्रभावित हो सकती है आने वाले समय में। जो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जो 2025 है, जो यूएनईपी के द्वारा केन्या नैरोबी में जो है प्रदर्शित किया गया है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ठीक ना? 20 वर्षों में अगर बताया जा रहा है इसमें कि चरम मौसम के कारण सालाना लगभग 143 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है। जो एयर पॉल्यूशन है उसमें से क्या हो रहा है? स्वास्थ्य क्षति होगा जिसमें से आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियों का यह जन्म दे रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु और साथ-साथ यह आप कह सकते हैं कि गरीबी के दुष्चक्र में फँसना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है कंसर्न है। जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण नियंत्रण में अगर देखा जाए, तो निवेश से लगभग 2070 तक प्रति वर्ष 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है यह लाभ हो सकता है, जबकि निष्क्रियता अर्थव्यवस्था को क्या कर देगी? वह मुख्य रूप से तबाह कर सकती है। फिर प्लास्टिक प्रदूषण में आपने देखा कि धीरे-धीरे इसमें कचरा जो है मुख्य रूप से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, जिसमें और प्लास्टिक जल्दी से यह क्या होता है? यह निम्नलिखित तो होता नहीं है प्लास्टिक, तो यह क्या हो रहा है? यह पृथ्वी को कचरा ग्रह के रूप में यह परिभाषित किया जा रहा है, इसमें प्रदूषित कर रहा है, ठीक है? और विषाक्त रसायनों के संपर्क में आने से लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का स्थापना मतलब मुख्य रूप से क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। अब थोड़ा-सा यूएनईपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूएनईपी जो है इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है,
ठीक ना। इसीलिए 5 जून को यूएनईपी की जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के लिए पर्यावरणीय मुद्दों और सतत विकास के नेतृत्व एजेंडा और निर्धारण करना, वैश्विक विशेषज्ञ का काम करना, यह मुख्य रूप से इसका काम है। इसका रिपोर्ट थोड़ा सा याद रखेंगे यूएनईपी का: उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, अनुकूलन अंतर रिपोर्ट, जीईओ रिपोर्ट, फ्रंटियर्स, स्वस्थ ग्रह में निवेश, ये सभी चीजें इनकी रिपोर्ट है। तो याद रखिएगा, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, अनुकूलन अंतर रिपोर्ट, जीईओ रिपोर्ट जो अभी हाल ही में निकला है, पर्यावरण कार्यक्रम जो वैश्विक स्तर पे जो है पर्यावरण आउटलुक जो निकला हुआ है, इससे संबंधित है। प्रमुख अभियान देखेंगे तो प्रदूषण पर विजय, संयुक्त राष्ट्र 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वन्य जीवों के लिए वन्य जीव, ये इनके अभियान है। इसका मुख्यालय यूएनईपी का कहाँ है तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है और यहीं पे बैठक भी हुई है 7 मई की, ठीक है। यह नैरोबी केन्या जो है साउथ अफ्रीका कंट्री है, साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। वैश्विक तापमान 2030 के दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2040 के दशक में 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होने की संभावना है। इस टिपिंग पॉइंट को पार करना है, मुख्य रूप से इसमें बताया गया है कि ये सारी टिपिंग पॉइंट है। आर्थिक नुकसान हो सकता है 2050 तक 4% और 21 तक 20% तक जो है जीडीपी का वैश्विक स्तर पर जो है नुकसान हो सकता है, जिससे बेरोजगारी, चरम गरीबी, अस्थिरता पैदा हो सकती है। उत्पादन में भी आपको देखता हुआ नजर आएगा कि यहाँ पे मुख्य रूप से कमी आ सकती है। जैसे इथोपिया, कोलंबिया के आकार के बराबर उपजाऊ भूमि प्रति वर्ष नष्ट हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है, ठीक ना। पोषण में गिरावट आ सकती है, फिर वित्तीय बोझ बन सकता है, मतलब और जो भी नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उनकी संख्या आप देख सकते हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन हो गया, फ्लडिंग हो गया, ड्राउट हो गया, ठीक ना। ये सारी चीजें जो है आपको दिखाई देगी। पानी का मुख्य रूप से कमी होना, ठीक। उसके बाद से टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें दिखाई देते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो ये भी सारी चीजों की भी इसमें बात की गई है। खाद्य प्रणालियों से संबंधित बात की गई है। सिंपल सी बात है कि अगर सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग होगा और फ्लडिंग होगी, नेचुरल डिजास्टर होंगे, तो कहीं ना कहीं कृषि प्रभावित होगी और कृषि प्रभावित होने के साथ साथ खाद्य प्रणालियां भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड इससे होने की संभावना है और हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो यहाँ मुख्य रूप से भारत के द्वारा देखा जाए तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें भारत ने बहुत सारी चीजों पे प्रगति भी किया है, जैसे हरित ग्रीन जीडीपी ढांचा और चक्रीय अर्थव्यवस्था संक्रमण, सब्सिडी सुधार, इस सारी चीजों में धीरे धीरे भारत के द्वारा जो है यह मुख्य रूप से जो है काम किए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी वही जो है मुद्दा है जो मिटिगेशन से रिलेटेड है, जो आपने देखा अभी हाल ही में G20 के बैठक में, या हाल ही में आपने देखा जो अभी बैठक हुई थी COP30 जो हुआ था ब्राजील के बेलम शहर में, उसमें भी देखा गया कि जो वर्ल्ड के सबसे टॉप कंट्री हैं जो उत्सर्जन करते हैं, उनमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो इससे रिलेटेड ये सारे रिपोर्ट थे, आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे बिल्कुल, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।